नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपको पाठशाला के उन चैप्टर्स का रिवीजन करवाने वाला हूं जिनकी चर्चा आपके परिवार में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सोशल मीडिया पर हो रही है। हो सकता है आपसे मिस हो गया हो ये चैप्टर, तो आपके पास पाठशाला की वीकेंड क्लास में अटेंडेंस लगाने का मौका है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 60 साल पहले नवंबर के यही दिन चल रहे थे जब 1962 के युद्ध में चीन से हमें शर्मनाक हार मिली। और यह शर्मनाक हार इसलिए थी क्योंकि ये युद्ध चीन ने शुरू किया और उसी ने खत्म कर दिया। 1 महीने तक युद्ध चला और जब चीन ने अपने मकसद को हासिल कर लिया तो अपनी तरफ से युद्ध रोकने का ऐलान कर दिया। अपनी तरफ से 21 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक हमला किया था भारत पर, और 1 महीने बाद 21 नवंबर 1962 को, यानी 21 नवंबर की ही तारीख, चीन ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। तब चीन की सेना ने सीज फायर का ऐलान यह कहते हुए किया था कि 21 नवंबर 1962 से चाइनीज फ्रंटियर गार्ड चीन भारत सीमा पर गोलीबारी बंद कर देगी। 1 दिसंबर 1962 से चाइनीज फ्रंटियर गार्ड भारत और चीन के बीच मौजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे की स्थिति में वापस आ जाएंगे, जो 7 नवंबर 1959 से भारत और चीन के बीच में मौजूद है। तब भारत के लिए यह शर्मनाक स्थिति से कम नहीं था, क्योंकि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हमला किया और 24 अक्टूबर 1962 तक चीन भारतीय सीमा के 15 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया था। अक्साई चीन के इलाके से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने कब्जा कर लिया था, और यहां तक कि चीन करीब करीब असम तक पहुंच गया था। इसी बीच चीन ने नेहरू को प्रस्ताव दिया कि अब दोनों देशों की सेनाएं जहां जहां हैं वहां से 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाना चाहिए। चीन ने कह दिया कि वो अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट रहा है, लेकिन अक्साई चीन में जो स्थिति है वैसी ही बनी रहेगी। यानी चीन ने भारत के इलाकों पर कब्जा करके एक तरह से नई LAC क्रिएट कर दी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और वो भी अपनी शर्तों पर। भारत कुछ नहीं कर पाया। उल्टे भारत को 1 महीने के युद्ध में अपनी जमीन गंवानी पड़ी, अपने सैनिक गंवाने पड़े। किसकी वजह से, किन गलत फैसलों की वजह से, आज आपको बताऊंगा विस्तार से। 1962 के युद्ध में भारत ने अपने करीब 3250 सैनिकों को खोया। अक्साई चीन की अपनी 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन गंवा दी। 43,000 वर्ग किलोमीटर जितनी जमीन गंवाई वो किसी स्विट्जरलैंड जैसे देश के बराबर थी। मतलब एक स्विट्जरलैंड हमने चीन को के हाथों गंवा दिया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उससे 1 दिन पहले तक, 1 दिन पहले, सोचिए चीन हमला कर रहा है, उससे 1 दिन पहले तक हमारे प्रधानमंत्री देशवासियों को यही दिलासा दे रहे थे कि चीन को भारत से बाहर करने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। 20 नवंबर 1962 को ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी अरुणाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में चीन के सैनिक मार्च कर रहे हैं। हम वालेंग सेला खो चुके हैं और आज नेफा के छोटे शहर बॉम्डिला को भी खो दिया। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमला करने वाले भारत से बाहर न चले जाएं या उन्हें खदेड़ न दिया जाए। मैं आप सभी को और विशेष रूप से असम में हमारे देशवासियों को यह साफ करना चाहता हूं, इस समय हम आपके साथ हैं। 1962 की शर्मनाक हार के विलेन सीधे सीधे जब आप इतिहास के पन्नों को खंगालिए तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नजर आते हैं। क्योंकि अगर नेहरू ने शुरुआत में ही चीन को पहचान लिया होता और 10 साल बर्बाद न किए होते, हिंदी चीनी भाई भाई का राग ना अलापा जा रहा होता। चीन किसी का भाई हो ही नहीं सकता। जो पटेल समझा रहे थे ये समझ लेते नेहरू, तो 1962 में चीन की हिम्मत नहीं होती कि वो भारत पर हमला कर देते। लेकिन नेहरू गलतियां पर गलतियां किए जा रहे थे। 1 अक्टूबर 1949 को जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और कम्युनिस्ट
कम्युनिस्टों का चीन पर राज आया तो भारत उन कुछ देशों में था जिसने चीन को मान्यता दी। नेहरू सोचते थे कि भारत और चीन एशिया के दो बड़े देश हैं और मिलकर काम करें, लेकिन चीन के माइंडसेट को नेहरू ने ध्यान में रखा ही नहीं। 1950 में जब चीन ने उस तिब्बत पर हमला कर दिया जो तिब्बत कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं, तब भी नेहरू अलर्ट नहीं हुए और चीन से शांति की बातें कर रहे थे। इसको शांति समझ में आती है, ये नेहरू समझ ही नहीं पाए। और ऐसा नहीं था कि उनको समझाने वाला कोई नहीं था। सरदार पटेल ने चीन को लेकर नेहरू को सावधान किया, लेकिन नेहरू ने पटेल की बात नहीं मानी। सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कह दिया था 1950 में कि चीन शांति की बात करके हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे राजदूत के मन में झूठा भरोसा बैठाता है कि तिब्बत मामले का शांतिपूर्ण समाधान होगा। मेरे हिसाब से चीन की हरकतें विश्वासघात करने से कम नहीं है। हम चीन को दोस्त मानते हैं, लेकिन चीन हमें दोस्त नहीं मानता। ये सरदार पटेल 1950 में नेहरू को बता रहे हैं। लेकिन नेहरू साहब की आंखों पर जैसे पर्दा पड़ा। वो पर्दा कब खुला? 1962 में, जब भारत युद्ध हार गया और भारत की जमीन चली गई। पटेल कह रहे हैं कि चीन की सोच यह है कि जो उनके साथ नहीं है वो उनका दुश्मन है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा पूरा डिफेंस कैलकुलेशन अब तक पाकिस्तान की सीमा पर रहा है, लेकिन अब हमें उत्तर और उत्तर पूर्व में कम्युनिस्ट चाइना का सामना करना है। उत्तर और उत्तर पूर्व से नया खतरा बढ़ रहा है और सदियों बाद पहली बार भारत को 2 फ्रंट वॉर, 2 फ्रंट पर एक साथ ध्यान देना होगा। कम्युनिस्ट चीन के तय उद्देश्य हैं और यह उद्देश्य किसी भी तरह से हमारे प्रति मित्रतापूर्ण नहीं है। 1950 में सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखकर नेहरू जी को बता दिया, यह हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। नेहरू जी ने कितना सुना, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं 1962 के युद्ध। 11 नवंबर 1950 को पटेल ने अपने आखिरी भाषण में भी कहा, दुनिया में तिब्बत जैसा शांति प्रिय देश कोई नहीं है, लेकिन चीन ने अपनी सेना तिब्बत भेज दी। भारत ने तिब्बत मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन को सलाह दी थी, लेकिन चीन ने भारत की बात नहीं मानी और अपनी सेना तिब्बत भेज दी। चीन तिब्बत में विदेशी ताकतों के दखल की बात कर रहा है, लेकिन किसी भी बाहरी की तिब्बत में रुचि नहीं। कोई भी ये नहीं बता सकता कि चीन के इस कदम का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन ताकत का इस्तेमाल डर और तनाव को पैदा करता है। यह बहुत मुमकिन है कि कोई देश अपनी सैन्य मजबूती और अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाए तो वो सभी मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के बारे में नहीं सोचता। यानी इस भाषण में भी पटेल साहब देश को, नेहरू जी को आगाह कर रहे थे कि चीन भरोसे के लायक नहीं। और इसके कुछ ही दिनों बाद सरदार पटेल का निधन हो गया और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को रोकने टोकने वाला, समझाने वाला जैसे कोई था ही। सरदार पटेल ही नहीं, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल करियप्पा ने भी चीन के खतरे को लेकर नेहरू से बात की। जनरल करियप्पा 1949 से 1953 तक कमांडर इन चीफ। 1962 की लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश में तैनात रहने वाले मेजर जनरल अशोक कल्याण वर्मा ने अपनी किताब रिवर्स ऑफ साइलेंस में लिखा है कि जनरल करियप्पा ने तिब्बत पर चीन के हमले के बाद मैकमोहन बॉर्डर और नेफा पर इसके असर को लेकर नेहरू से बात की। जनरल करियप्पा ने फौरन कुछ कदम उठाने की सलाह दी और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसे नेफा कह रहे हैं, NEFA, इसके लिए अपना प्लान समझाया। जनरल करियप्पा को सुनने के बाद नेहरू ने जनरल करियप्पा से इन सारी बातों का कारण पूछा तो जनरल करियप्पा ने कहा कि हो सकता है कि चीनी सेना ने उस क्षेत्र यानी नेफा के लिए कोई हमलावर योजना बना रखी। इस पर नेहरू भड़क गए जनरल करियप्पा पर और मेज पर हाथ पीट कर कहा, यह कमांडर इन चीफ का काम नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को यह बताए कि कौन हम पर हमला करने वाला है। अरे तो किसका काम है भाई? कमांडर इन चीफ बता रहा है कि हमला हो सकता है और नेहरू जी मेज पर हाथ पीट कर कह रहे हैं कि यह तुम नहीं बताओगे। वास्तव में चीन हमारे ईस्टर्न फ्रंटियर की सुरक्षा करेगा, आप सिर्फ कश्मीर और पाकिस्तान पर ध्यान दीजिए। यह नेहरू जी ने कह दिया, किताब में लिखा है। नेहरू की बात सुनकर जनरल करियप्पा बेहद निराश हुए, वहां से चले। नेहरू को लगता था कि चीन बातचीत से मान जाए,
और तिब्बत पर भले ही चीन ने हमला कर दिया, लेकिन भारत की सीमा में हमला नहीं करेगा। चीन के साथ शांति बनाने के लिए नेहरू ने 1954 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ पंचशील समझौता किया। पंचशील समझौता क्योंकि इसमें 5 सिद्धांत रखे गए। इसमें तय हुआ था कि एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान होगा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं होगा, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई, समानता सहयोग से रहेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा। 1954 में चाउ एन लाई भारत आए थे। कहा जाता है कि उस वक्त चीन के पास अपना एयरक्राफ्ट तक नहीं था और भारत ने चाउ एन लाई को दिल्ली लाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट भेजी। चाउ एन लाई के दौरे के वक्त भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। ऐसा भाई होता है। इस भाई को पहचानने लेना चाहिए था। पटेल पहचान रहे थे, जनरल करियप्पा पहचान रहे थे, नेहरू पहचानने से मना कर रहे थे और उसको आज तक देश भुगत रहा। नेहरू की नीतियों से हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे और उधर चीन युद्ध की तैयारी कर रहा था। पूरे संकेत दे रहा था कि तिब्बत के बाद चीन का असली निशाना भारत है। तिब्बत के बाद चीन अक्साई चीन में बढ़ता जा रहा था और 1957 में उसने इस इलाके में सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद चीन अक्साई चीन से लगातार आगे बढ़ने लगा और जब भी मौका पाता वो नो मैन्स लैंड में अपनी चौकियां बना लेता। चीन की आक्रामक नीतियों के बारे में नेहरू को 1959 में समझ में आया। तब उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी लागू की 1959 में जाकर। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब क्या था भाई? फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब था कि चीन के आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारत की आगे बढ़कर पूरे उत्तर और पूर्वी सीमा पर छोटी छोटी चौकियां बनाए भारत। लेकिन ये चौकियां बनाकर चीन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि सेना के पास चौकियों पर टिके रहने के संसाधन ही नहीं थे। उस वक्त चीन से युद्ध लड़ने के लिए सेना की पूरी तैयारी ही नहीं थी। फिर भी फॉरवर्ड पॉलिसी लागू कर दी। सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं, पहाड़ और ठंड की लड़ाई के लिए संसाधन नहीं, फिर भी प्रधानमंत्री नेहरू कह रहे थे कि सेना बेहतर स्थिति में। अरे जो उस ठंड में खड़ा है उससे पूछिए उसकी क्या हालत हो रही है। आप इतने दिन तक जो है वो सब कुछ देख कर भी, सब कुछ बताए जाने के बाद भी नजरें फेरते रहे और उसके बाद कह दिया तुम जाओ ठंड में रहो, संभालो सीमा। हथियार नहीं है लेकिन संभालो सीमा। ठंड में पहनने के लिए वैसे इक्विपमेंट नहीं है लेकिन संभालो सीमा। नेहरू ने 25 नवंबर 1959 को संसद में कहा था कि मैं इस सदन को बता सकता हूं कि आजादी के बाद और उससे पहले भी हमारी सेनाएं इतनी बेहतर स्थिति में कभी नहीं थी इतनी बेहतर स्थिति में। नेहरू कह रहे थे और 1962 में हम हार गए। आगे सुनिए, कह रहे हैं कि मैं इस पर घमंड नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी अन्य देश की सेना के साथ तुलना कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सेनाएं हमारी सुरक्षा करने में सक्षम है। बिल्कुल सही, हमारी सेना सक्षम है, लेकिन उसको बैक करने के लिए हथियार तो दीजिएगा। उसको बैक करने के लिए, उस ठंड में रहने के लिए कपड़े, चीजें तो दीजिएगा। उसको बैक करने के लिए निर्णय तो लीजिएगा। आज जब कहा जाता है कि मजबूत निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती। वो वैल्यू करना है तो समझना होगा आज भारत कितना मजबूत है। ये समझने के लिए आपको ये 1962 में क्या हुआ समझना होगा। 1961 आते आते चीन ने अक्साई चीन में भारत की काफी जमीन पर कब्जा कर लिया था और नेहरू की नीति पूरी तरह से फेल होते हुए साफ दिख गई। 11 अप्रैल 1961 को संसद में आचार्य कृपलानी ने तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन की बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि कृष्णा मेनन के अधीन हमने बिना एक भी हमला किए अपनी 12,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन खोई। सेना में पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि या तो रक्षा मंत्री की मर्जी के मुताबिक की जा रही हैं या उसे पदोन्नत किया जा रहा है जो उनकी राजनीतिक विचारधारा और उद्देश्यों में फिट बैठता है। मेनन ने सेना में अपने नजदीकी लोगों को भर दिया और सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। ये सब सेना में चल रहा था उसको, ये आरोप लग रहा है। रक्षा मंत्री देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करके गरीब और भूखमरी के शिकार इस देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। 1961 में पूरे साल संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जमकर खिंचाई हुई। जब सरकार घिरने लगी तो नेहरू ने कहा था कि अक्साई चीन में तिनके बराबर भी घास नहीं उगती, बंजर इलाका है। यानी अक्साई चीन बंजर इलाका है, वहां कुछ नहीं होता। चला गया तो क्या हुआ, यह देश के प्रधानमंत्री नेहरू कह रहे हैं।
नेहरू के इस जवाब पर सांसद महावीर त्यागी ने अपना गंजा सिर दिखाते हुए कहा था कि यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या इसे कटवा दूं या फिर किसी और को दे दूं। 1962 आते आते बॉर्डर पर हालात और बिगड़ने लगे। जुलाई 1962 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसके बाद सितंबर 1962 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के बीच टकराव हुआ। अलग अलग जगहों पर इन टकराव के बीच चीन ने 19 और 20 अक्टूबर को अचानक पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला बोल दिया। मशीन गन और भारी मोर्टार के साथ बड़ी संख्या में चाइनीज सैनिक अटैक करने लगे। लेकिन बॉर्डर पर भारत की स्थिति यह थी कि वो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और प्रधानमंत्री संसद को, देश को भरोसा दिला रहे थे कुछ वक्त पहले तक, चिंता न कीजिए, बेस्ट पोजीशन में हम। ये था उनका बेस्ट पोजीशन। चीन के 80,000 जवानों के मुकाबले 80,000 चीन के जवान और भारत के कितने 10 से 20,000 जवान। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एक के बाद एक भारतीय चौकियों पर चीन का कब्जा होने लगा। होगा ही, उनके 8 सैनिक पर हमारा 1 सैनिक है। 8 पर 1। चीन के सैनिक 10 साल से तैयारी कर रहे थे, जबकि भारतीय सेना लड़ाई के लिए तैयारी नहीं थी। हमारे यहां की सरकारें लफाजी कर रही थी। चीन के सैनिकों को तिब्बत के रास्ते रसद और सैन्य आपूर्ति मिल रही थी, जबकि भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, संसाधन नहीं थे, रसद पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। कई कई जगहों पर तो सैनिकों के पास कोई मोर्टार तक नहीं था, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं था। उनके पास सिर्फ हल्के हथियार थे और सिर्फ 3-4 दिन की रसद थी। भारतीय सैनिकों से सिर्फ वादा किया गया कि उन तक आपूर्ति पहुंचा दी जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर रसद नहीं पहुंची। भारतीय सैनिक तो बहुत वीरता से लड़े, लेकिन उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व ने निराश किया, जिससे 1962 के युद्ध में हमारी हार हुई। अगर नेता मजबूत होते ना बॉस, मैं लिख के देता हूं, सैनिक इतने मजबूत थे कि ठोक देते चाइना। हथियार होता, रसद होती, प्रिपरेशन होता, प्लानिंग होती, बैकिंग होती, हमारे सैनिक उस वक्त ठोक देते चाइना। लेकिन यह सब कुछ नहीं था। किसकी वजह से? क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व कमजोर था। 1962 के युद्ध में तो भारत के सैनिक बिना संसाधन के लड़ रहे थे, लेकिन 2022 की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब भारत के सैनिकों के पास वो सब कुछ है जो भारतीय सेना और उसके सैनिकों को दुनिया की सबसे मजबूत सेना में से एक बनाता है। भारतीय सेना को किसी भी आधुनिक हथियार और संसाधन की कमी ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। और इसलिए पाठशाला में 1962 का चैप्टर आपको बताने के बाद अब 2022 में उन सीक्रेट हथियारों का चैप्टर जिन्हें यूक्रेन युद्ध के बीच भारत खरीदने में जुटा है। यानी लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन हथियार भारत खरीद रहा है, तैयारी भारत कर रहा है। क्यों? इसका जवाब इस चैप्टर में। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस एक हथियार से रूस ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो है ड्रोन। उड़ता नहीं है ड्रोन। ईरान में बने ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में बड़ी बर्बादी की। इससे पहले अजरबैजान आर्मीनिया युद्ध में भी ड्रोन का खूब इस्तेमाल हुआ था। यानी अब युद्ध ड्रोन से लड़े जा रहे हैं। और इसी को देखकर अब भारत भी खुद को इस फ्यूचर वॉरफेयर से लैस कर रहा है, तैयार कर रहा है। ये वो 62 वाला जमाना नहीं है, सोए हुए हैं। अब पहले से तैयारी है। युद्ध होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन तैयार रहो। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने कई तरह के ड्रोन्स खरीदे। सेना में मुख्य तौर पर 2 तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। एक होता है सर्विलांस ड्रोन और दूसरा होता है अटैक ड्रोन। सर्विलांस ड्रोन क्या है? जो निगरानी रखने का काम करता है। सर्विलांस मतलब निगरानी। बॉर्डर पर जिन इलाकों में जवानों की पेट्रोलिंग मुश्किल होती है, वहां पे क्या करते हैं? ड्रोन से देख लेते हैं, ऊपर से देख लिया, हाँ यहाँ ठीक है मामला, तो सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल होता है। अटैक ड्रोन क्या है भाई? अटैक ड्रोन क्या है? वो मिसाइल से लैस होता है। उसमें मिसाइल है जो दुश्मन पर टारगेटेड अटैक करता है। अटैक ड्रोन में कुछ ऐसे भी होते हैं जो टारगेट पर टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ इसी सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सेना अटैक और सर्विलांस दोनों तरह के ड्रोन से खुद को लैस कर रही है, लेकिन अभी ज्यादा फोकस सर्विलांस ड्रोन पर है। पिछले कुछ समय से सेना ने सर्विलांस ड्रोन की खरीदने में तेजी दिखाई। हाल ही में सेना ने 750 ड्रोन खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट जारी किया है। रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट मतलब
कि ड्रोन जो बेचने वाले लोग हैं वो आधिकारिक रूप से सेना को ड्रोन बेचने का आवेदन दे सकते हैं। सेना ने इसे अर्जेंट बेसिस पर फास्ट ट्रैक में खरीदने का फैसला किया। 12 महीने के अंदर सभी 750 ड्रोन सेना को मिल जाएंगे। 1 साल के अंदर स्पेशल फोर्सेस की पैराशूट बटालियंस को रिमोट एरिया की निगरानी के लिए ये ड्रोन्स दिए जाएंगे। इस ड्रोन में जो एडवांस कैमरे लगे होंगे उसमें 3D इमेज बनेगी। इससे टारगेट को सही पहचान किया जा सकेगा और अटैक में मदद मिलेगी। इस ड्रोन से दिन और रात दोनों समय निगरानी की जा सकेगी। इसमें ऊंचाई वाले इलाकों की निगरानी के लिए एडवांस मल्टी सेंसर प्रणाली भी है। देश के उत्तरी सीमा यानी पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर इसको तैनात करेंगे, यानी दूर के इलाकों में नजर रखी जा सकेगी बिना सैनिकों की जान को खतरे में डाले हुए। इससे ठीक पहले भारतीय सेना ने अर्जेंट बेसिस पर ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन मंगवाए। पिछले महीने सेना ने 400 ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव मंगवाए थे। ये ड्रोन्स ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में निगरानी करेंगे। सेना ने 80 मिनी RPAS यानी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम ड्रोन की खरीद के लिए आवेदन मंगवाए। नए छोटे RPAS की ऑपरेशन रेंज 20 से 90 किलोमीटर हो सकती है। सेना की आर्टिलरी यूनिट को ऊंचाई वाले इलाकों के लिए इसकी जरूरत है। अगर इनका प्रदर्शन अच्छा रहा तो सेना बड़ी संख्या में ये ड्रोन खरीद सकती है। सेना लगातार उन ड्रोन्स को घातक बनाने में जुटी है जो भविष्य के युद्ध में काम आ सकते हैं। ऐसे कुछ ड्रोन्स इजराइल और अमेरिका से मंगवाए जा रहे हैं, तो कुछ को देश में ही तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अगस्त में स्वदेशी स्वॉर्म ड्रोन सेना में शामिल किए गए हैं। मतलब ये ड्रोन सेना को अटैक और डिफेंस दोनों तरह के ऑपरेशन में मदद करते हैं। स्वॉर्म ड्रोन के जरिए निगरानी तो रखी जा सकती है, साथ ही ये दुश्मन के टैंक, डिफेंस सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। स्वॉर्म ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इनका ग्रुप में उड़ना है। कई ड्रोन एक ग्रुप में होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल स्टेशन से जुड़े होते हैं। स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम में एक मेन ड्रोन होता है जो सारे ड्रोन को उनका काम बांटता है। स्वॉर्म ड्रोन ऑटो मोड में काम कर सकते हैं और फिर इसे एक जगह पर बैठकर ऑपरेट भी किया जा सकता है। ये ड्रोन एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें बेअसर होती हैं इसके ऊपर। इसके कारण यह आसानी से दुश्मन के इलाके में घुस सकता है। इन ड्रोन से सटीक निशाना लगाया जा सकता है और ये कम खर्चीले होते हैं। यानी अगली बार पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोकना हो तो कई ऐसे ड्रोन्स भी हमने बना लिए। भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से DRDO भी ड्रोन्स बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया करो, अपने ऊपर निर्भर कर रहो, दूसरों पे निर्भर मत रहो, अपना खर्चा भी बचेगा, अपनी तकनीक भी होगी और किसी के भरोसे भी नहीं रहना पड़ेगा। और ये डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ड्रोन्स बनाने के काम में लगा है। DRDO जिस ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसका नाम है रुस्तम 2 और ये अभी ट्रायल स्टेज पर। रुस्तम 2 ड्रोन दुश्मन की निगरानी करने में सक्षम है। 250 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। 40 किलोमीटर की ऊंचाई से टारगेट की तस्वीर खींच सकता है। सोचिए, ऊपर 40 किलोमीटर से वहां से नीचे फोटो खींच लेगा। इसमें एंटी जैम यानी क्लियर कमांड अपलिंक सिस्टम है, जिसके कारण इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। मतलब फोटो खींच रहा है, घुसा हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें इतना बैकअप है कि हवा में 24 घंटे तक छिपा रह सकता है। मतलब 24 घंटे कहीं लटका के छोड़ दिए, फोटो खींच रहा है, भेज रहा है, फोटो खींच रहा है, भेज रहा है, कहां क्या चल रहा है सब पता चल रहा है। इतना बैकअप है। 2023 तक इसका ट्रायल होगा, इसके बाद इसे सेना में शामिल किया जा सकता है। सितंबर में DRDO ने स्वदेशी ड्रोन अभ्यास का सफल ट्रायल किया था। अभ्यास एक हाई स्पीड ड्रोन है जो मिसाइल्स की मारक क्षमता को दुरुस्त करता है। ड्रोन को टारगेट कर मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। ये एक छोटे से गैस टरबाइन इंजन से चलता है। DRDO ने 2012 में इस पर काम शुरू किया था। ओडिशा का चांदीपुर में इसका ट्रायल हो चुका है। इसे अभी सेना में शामिल नहीं किया गया। कुल मिलाकर ड्रोन के मामले में भारत ने 2 रणनीति अपनाई। एक है कि स्वदेशी ड्रोन बनाओ, अपना बनाओ। दूसरी रणनीति है जरूरत के मुताबिक दूसरे देशों में से ड्रोन को खरीदो, क्योंकि जो अभी की जरूरत है पहले उसको फुलफिल करो, अपना बन जाएगा फिर वो भी ले। तो ये 1962 और 2022 के बीच का फर्क है। ये 1962 के नेतृत्व और 2022 के नेतृत्व का फर्क है। ये 1962 के भारत और 2022 के भारत। पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास और इसमें उस गिलोय का चैप्टर जिसका काढ़ा पीने से आपका लिवर फेल हो जाए।
आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा कि गिलोय का काढ़ा पीने से लिवर कैसे फेल हो सकता है। कौन सा गिलोय है? दरअसल आप में से कई सारे लोगों के घरों में गिलोय का इस्तेमाल होता होगा। कोरोना के टाइम तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देश के लाखों लोग गिलोय का काढ़ा बनाते थे, पीते थे। आज भी बहुत से लोग अच्छी सेहत की उम्मीद में नियम से गिलोय ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कहीं आप वो गिलोय तो नहीं ले रहे जो लिवर फेल कर सकता है। आप कहेंगे ये गिलोय वो गिलोय क्या होता है? बॉस, दरअसल असली और नकली गिलोय का चैप्टर है ये। आपको यकीन नहीं होगा पर नकली गिलोय भी है, और ये नकली गिलोय ही है जो आपका लिवर फेल कर सकता है। पान के पत्ते के आकार जैसी दिखने वाली हरे रंग की बेल को आप गिलोय के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत लोगों के घरों में हर्बल लगी होगी ट्री। आयुर्वेद में गिलोय को गुडुचि और अमृता भी कहा जाता है। अमृता इसलिए क्योंकि यह वनस्पति कभी नष्ट नहीं होती, तो अमृत से निकला है अमृता। पूरी तरह सूखने के बाद भी इसकी बेल बारिश के मौसम में फिर से हरी हो जाती है। आयुर्वेद में इसके औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुष मंत्रालय ने गिलोय को कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल तक में शामिल किया। आज भी देश के लाखों लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका रोजाना इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हाल ही में गिलोय को लेकर एक रिसर्च आई जिसमें यह दावा किया गया कि ज्यादा मात्रा में गिलोय लेने से लिवर पर खतरा हो सकता है। इस रिसर्च को जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेप्टोलॉजी में प्रकाशित किया गया। मुंबई के जसलोक अस्पताल में हुआ क्या कि 6 मरीजों में लिवर फेलियर के मामले सामने आए। मतलब लिवर बोलना बंद हो गया, लिवर बोल गया। और इसमें सभी मरीजों में एक बात कॉमन थी। क्या कॉमन था भाई? ये सारे के सारे गिलोय का इस्तेमाल कर रहे थे, ये बात सामने आई। और इलाज के दौरान इन मरीजों को लिवर टॉक्सिटी की समस्या देखी। इसके अलावा शरीर में ऑटो इम्यून कंडीशन भी देखी गई। ऑटो इम्यून कंडीशन वो होती है जब शरीर की इम्यूनिटी यानी एक तरह की शरीर की अंदरूनी शक्ति खुद शरीर के खिलाफ काम करना शुरू कर दे, और इसकी वजह से इनका लिवर बहुत कमजोर हो गया। अब किसी का भी दिल धक से कर जाए कि लिवर जो है वो बोल गया क्योंकि गिलोय का काढ़ा पी रहे थे। लेकिन अभी पूरी बात बताई नहीं, आपको सुनिए। इस रिसर्च की माने तो जिस गिलोय को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिया जाता है उसके इस्तेमाल से लिवर की बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। यह रिसर्च तो यही दावा कर रही है। इस रिसर्च के सामने आने के बाद एक नई बहस शुरू। आयुर्वेद के जानकार मानते हैं कि गिलोय पर की गई यह रिसर्च आधी अधूरी है, जिसमें सभी तथ्यों की जांच ठीक तरह से नहीं की गई। उदाहरण के तौर पर मरीज कितनी मात्रा में गिलोय का सेवन कर रहे थे, क्योंकि सही मात्रा में गिलोय के इस्तेमाल से लिवर या दूसरी बीमारी हो ही नहीं सकती। इसके अलावा मरीज किस फॉर्म में गिलोय ले रहे थे, मतलब वो काढ़ा ले रहे थे, रस ले रहे थे, पाउडर के तौर पर गिलोय ले रहे थे, क्योंकि गिलोय के लेने के अलग अलग तरीके भी हैं जो शरीर पर अलग अलग असर करते हैं। आयुष मंत्रालय ने भी इस रिसर्च में गिलोय से लिवर डैमेज होने की बात को खारिज कर दिया। आयुष मंत्रालय ने दावा किया कि गिलोय का सही मात्रा में सेवन किया जाए तो इसका कोई टॉक्सिक असर नहीं देखा गया। इन सब के अलावा सबसे हैरान करने वाला फैक्ट ये सामने आया कि कहीं ये लोग डुप्लीकेट गिलोय या नकली गिलोय तो नहीं ले रहे थे अनजाने में, क्योंकि आम लोगों के लिए असली गिलोय और नकली गिलोय में फर्क करना बहुत मुश्किल है। मैं दावा करता हूं कि 99% लोगों को तो यह पता ही नहीं होगा कि नकली गिलोय भी होता है, और यह मार्केट में बिकने वाली चीज थोड़ी है कि किसी ने मिलावट कर दी। होता क्या है कि ये दोनों दिखती लगभग एक जैसी, लेकिन इनके असर में जमीन आसमान का अंतर है। इसके अलावा नकली गिलोय को लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है, और आज मैं आपको इस अंतर को समझाना चाहता हूं। हर वो पान के पत्ते की तरह दिखने वाला गिलोय नहीं होता बॉस, सुनिए। आमतौर पर 2 तरह की गिलोय होती है, लेकिन आयुर्वेद में जिस गिलोय को असली बताया गया है उसका नाम बोटैनिकल नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जबकि जिस दूसरी डुप्लीकेट गिलोय के बारे में हम बता रहे हैं उसका नाम है टिनोस्पोरा क्रिस्पा। यानी एक ही फैमिली की हैं, बहनें हैं, लेकिन एक अच्छी है, असरदार दवा है, और दूसरी नुकसान करने वाली वनस्पति।
आयुर्वेद का दावा है कि असली गिलोय यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया को सही मात्रा में लिया जाए तो यह पूरी तरह सुरक्षित है और इसे कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद की सलाह से ले सकता है। यह सुपर फूड की श्रेणी में आती है, जबकि टिनोस्पोरा क्रिस्पा बिना सलाह के नहीं लेनी चाहिए। यह खास तरह के बुखार में दी जाने वाली दवा है जिसे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर लिया जाता है। अगर इसे बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह से के ले लिया जाता है तो यह बहुत नुकसानदायक हो सकती है। अब आप कहेंगे भाई पहचानेंगे कैसे अगर दोनों एक जैसी दिखती हैं तो? देखिए, इनमें अंतर करने का सबसे आसान तरीका तो यह है कि असली गिलोय के तने को जब आप छीलेंगे तो उसमें गहरा हरा रंग दिखाई देगा और इसे तोड़ने पर बहुत चिकना पदार्थ निकलता है, क्योंकि पत्ता तो लगभग आपको लगेगा कि दोनों का सेम है। जब आप तने को छिलेंगे तो अंदर से जो असली गिलोय होता है, जो नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा, उसमें अंदर जो है ना गहरा हरा रंग का होगा और उसमें से चिकना जैसा पदार्थ निकलेगा। जबकि टिनोस्पोरा क्रिस्पा के तने को छीलने पर हल्का हरा रंग दिखाई देगा और इसे तोड़ने पर दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, जबकि असली गिलोय को तोड़ने पर ऐसा नहीं होता। इसके अलावा असली गिलोय का तना कम कांटेदार होता है, जबकि डुप्लीकेट गिलोय का तना ज्यादा कांटेदार होता है। तो जब ज्यादा कांटा दिखे तो समझ जाइए कि ये सेहत में भी कांटे की तरह चुभे। आज असली और नकली गिलोय के अंतर को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के कुछ एक्सपर्ट से बात की। इनकी बातों को देखकर आपको गिलोय के अंतर को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। असली गिलोय दिखाकर ये समझाएंगे भी आपको कि असली गिलोय कैसा दिखता है। देखिए, आज आप जो ये गिलोय देख रहे हैं, यह गिलोय टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, जिसको आयुर्वेद में असली गिलोय के नाम से जाना जाता है। इसको पहचानने का सबसे सही तरीका यह है कि जैसे आप इसकी पत्तियों को देखेंगे तो नाम है कॉर्डिफोलिया। इट मीन्स इसकी पत्तियां कॉर्डेट यानी कि हार्ट शेप रहेंगी। पत्तियों के बीच में एक नॉच आपको दिखाई देगी। आप इस पर ध्यान देकर पहचान सकते हैं इसकी पत्तियों को। पत्तियों को देखने के बाद जो मुख्य जिसको हम यूज करते हैं वह इसका भाग होता है तना। अब आप इस तने को देखिए, यह तना स्मूथ होगा, यानी कि यह खुरदुरा नहीं होगा। बाहर से इस पर एक सिल्वरी कवर जिसको आप हटा सकते हैं और अंदर से लश ग्रीन आपको गिलोय दिखाई देगी। यही तना इसका मुख्य प्रयोज्यांग है। इसी का प्रयोग हम विभिन्न व्याधियों में विभिन्न रूपों में करते हैं। तो जब भी आप गिलोय को लेने जाएं तो सबसे पहले उसकी पत्तियों को देखें। उसकी पत्तियां हार्ट शेप में हो, उसमें नॉच हो, साथ ही उसका तना स्मूथ हो जिस पर एक सिल्वरी पेपर की तरह कवरिंग है जो आसानी से हटाई जा सकती है। उसके अंदर आपको एक डार्क हरे रंग का तना दिखाई देगा। यह तना ही असली औषधि है जिसको हम यूज करते हैं। दूसरी बात यह भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी पत्ती को तोड़ेंगे तो इन पत्तियों में से कोई भी श्राव नहीं निकलेगा। इसमें से व्हाइट श्राव नहीं निकलेगा, यह एकदम क्लियर सिक्रीशंस इसमें से निकलेंगे। वहीं जब आप टिनोस्पोरा क्रिस्पा की पत्तियों को तोड़ेंगे तो उसमें से मिल्की यानी कि दूध की तरह श्राव निकलेगा। तो इससे भी आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो इतना सरल है गिलोय को पहचानना। उसकी पत्तियां, उसका तना और उसके श्राव से आप पहचानिए, क्योंकि गिलोय एक ऐसी औषधि है जो हम आयुर्वेद में या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निरंतर प्रयोग करते हैं। परंतु अगर इसकी पहचान गलत हो गई तो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएंगे। इसलिए सही गिलोय को पहचानिए और उसको उपयोग में लाइए। असली और नकली गिलोय के बीच के अंतर को समझाने के लिए आयुष मंत्रालय ने पिछले साल कुछ एडवाइजरी भी जारी की थी। इस एडवाइजरी में साफ साफ शब्दों में आयुष मंत्रालय ने लिखा है कि गुडुची इज सेफ एंड इफेक्टिव आयुर्वेद मेडिसिन। इसका मतलब है कि गिलोय एक सुरक्षित और असरदार आयुर्वेदिक औषधि है। इसके अलावा टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया पर सही का निशान लगाया गया है, यानी आप इसे ले सकते हैं। जबकि जो डुप्लीकेट गिलोय है टिनोस्पोरा क्रिस्पा, उस पर रेड क्रॉस यानी गलत का निशान लगाया गया है, यानी ये गलत गिलोय है, इससे बचना चाहिए। लेकिन 90% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। 90% से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं। अगर गिलोय इतने गुणों का भंडार है तो आपको भी इसके गुणों के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय उन चुनिंदा औषधि में से एक है जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करता है। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन, पामेरिन और टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, ये सब अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं।
गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से ये डायबिटीज, डेंगू, बुखार, पीलिया, आर्थराइटिस, पेट संबंधी रोगों में आराम दिलाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सबसे अच्छी गिलोय माना जाता है, क्योंकि नीम में भी बहुत फायदे हैं। तो नीम के पेड़ पर गिलोय की लता चढ़ी तो उसमें गिलोय का फायदा तो है ही, नीम का फायदा भी ले लेता है। इसे नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है। तो बहुत स्पष्ट है कि गिलोय नुकसानदेह नहीं है, बस आपको सही गिलोय लेनी है और सही मात्रा में लेनी है। अब आपको गिलोय के बारे में सही जानकारी मिल चुकी होगी। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा में अगर आप उसको लेते हैं तो वो नुकसानदेह होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गुणकारी चीज भी हानिकारक बन जाती है। अगर गिलोय को लेकर अब भी आपके मन में कोई सवाल या शक है तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, जानकार से सलाह आपको लेनी चाहिए। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं कि असली गिलोय है, नकली गिलोय है, मुश्किल आ रही है, तो किसी एक्सपर्ट से पूछिए और तब लीजिए।